हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वह है कि हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से अपने ग्राफिक्स को बनाते हैं। अर्थात हमारे पास भिन्न भिन्न तरह के ग्राफ्स होते हैं, उनको हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से तैयार करते हैं, उनके क्या क्या कमांड्स होते हैं और उनसे किस प्रकार के हम इंटरप्रिटेशंस लेते हैं। अब जब भी हम कभी ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ये ग्राफिक्स तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर तैयार किए जाते हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, डेटा वैल्यूज़ होती हैं, उनको हम उनके एनालाइज करने के लिए और उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमारी छिपी होती है उसको बाहर निकालने के लिए हम अपने स्टैटिस्टिक्स के टूल्स का यूज़ करते हैं। और जो भी हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स को हम न्यूमेरिकल वे में जो उसके एनालिसिस करते हैं, अर्थात हम एक एनालिटिक्स के थ्रू हम उस डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, वही कार्य हम ग्राफिक्स में भी ग्राफ के द्वारा, फ़ोटो के द्वारा, पिक्चर के द्वारा उस डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब एक सवाल तो यही आता है कि जब भी हम कोई भी अपनी एनालिसिस कर रहे हैं, जो उसमें से हमको जो हमारे एनालिटिक टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए या हमारे ग्राफिकल एनालिसिस के टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा उत्तर ये होता है कि दोनों को यूज़ करना चाहिए और दोनों का इस्तेमाल करके आप सही प्रकार से अपने डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करिए। चलिए एनीवे, हम स्टैटिस्टिक्स को नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो भी ग्राफिक्स में करने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर प्रकार की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको दिखाता है। और इसीलिए आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में जो अपनी फ्रीक्वेंसी के बारे में और एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इत्यादि के बारे में बताया था, वो इसलिए बताया था क्योंकि आज हम जिन ग्राफिक्स की बात करने जा रहे हैं उनमें हम अपनी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम उसकी बात करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने बड़े से डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बाहर निकाली थी, उसी इन्फॉर्मेशन को आज हम एक ग्राफिकल व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। अब साथ ही अब हम जब आर सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स की बात करते हैं तो हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है कि हम आर में अपने बहुत तरीके के ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं। ग्राफिक हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर में जो हमारे क्लिक वाले भी होते हैं वहाँ भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आर सॉफ्टवेयर में जो हम ग्राफिक तैयार करते हैं उसमें और बाकी में कोई एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे आपने देखा है कि जब हम अपने खाने के लिए सब्ज़ी पकाते हैं तो सब्ज़ी में हमारे पास बहुत सारे स्पाइसेस पड़ते हैं और उन स्पाइसेस पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं कि इस प्रोपोर्शन में हम जो अपने स्पाइसेस को डालेंगे तो हमारा स्वाद इस प्रकार का आएगा। अब हमारे पास बाज़ार में कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारे पास वो सारे मसाले एक प्रोपोर्शन में उसमें पहले से मिला दिए गए हैं और जब भी हम अपनी सब्ज़ी पकाना चाहें हम उस मसालों को एक साथ डाल देते हैं और हमको अलग अलग से मसालों को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन उससे क्या होगा कि हर बार हमारी जो सब्ज़ी का स्वाद होगा वो एक सा रहेगा और उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम जब आर सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो यह कुछ उसी प्रकार की कंडीशन है कि अगर हमारे पास 10 या 12 जो इंडिविजुअल मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो अलग अलग रखे हुए हैं और उनको मुझे अपने हिसाब से एक उचित प्रपोर्शन में सब्ज़ी में डालना है, तो डेफिनेटली अब आपके पास पूरा कंट्रोल आपके पास यहाँ पर है। आप जिस प्रकार से चाहें आप अपनी सब्ज़ी का स्वाद बदल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको उसमें परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे आर सॉफ्टवेयर में हम जो भी अपना ग्राफिक तैयार करते हैं उस ग्राफिक के जो कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन हर एक कंपोनेंट का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जैसे कि हम अपने ग्राफिक्स का रंग क्या करना चाहेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या लिखना चाहेंगे, वाई एक्सिस पर क्या लिखना चाहेंगे इत्यादि। इसके लिए लेकिन आपको एक बार उसको पढ़ने की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि हम जिस ग्राफिक की भी बात यहाँ करते हैं आप उसके हेल्प मेन्यू में जाकर के आप उसको एक बार समझने की कोशिश ज़रूर करिए कि क्या लिखा हुआ है। हो सकता है कि उसमें से सारे जो भी ऑप्शन हैं उनका इस्तेमाल आपको ना हो, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब भी आप कभी ग्राफिक्स को तैयार करने की कोशिश करें, हो सकता है कि वैसे ऑप्शन को इस्तेमाल करने से आपका ग्राफिक्स और बेहतर हो जाए। इसलिए उनकी जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि जैसा मैंने बताया कि हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम बहुत प्रकार के ग्राफिक्स
तैयार कर सकते हैं और उसमें से हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस भी होते हैं। उन पैकेजेस को इस्तेमाल करके हम अपने भिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्राफिक्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम सारे ग्राफिक्स को यहाँ पर अगर हम आपको समझाने जाएंगे तो शायद पूरे कोर्स में हम ग्राफिक्स की बात करते रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक कार्य किया है। मैंने यहाँ पे कुछ जो हमारे पॉपुलर ग्राफिक्स होते हैं उनको मैंने कलेक्ट किया और उसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसके पीछे कारण है। ये जो ग्राफिक्स मैंने इस प्रकार से कलेक्ट किए हैं जिससे जहाँ मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पहले कभी इनके बारे में समझा होगा, सीखा होगा या इस्तेमाल किया होगा। तो जब भी अभी आपको अगर हम उसी ग्राफिक्स को आर्ट सॉफ्टवेयर में अगर बना करके दिखाएंगे तो आप उसको पहले से कंपेयर भी कर लेंगे कि हम पहले वाले ग्राफिक्स में इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे इस प्रकार से देखते थे, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उस प्रकार से कैसे आएगी। और जब भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आपको पहले से आता था वो कार्य आप आर के अंदर भी कर पा रहे हैं, देन उसके आगे का कार्य जो करने की क्षमता है वो आपके अंदर है। आपको वहाँ से एक मोटिवेशन मिल जाएगा और आप उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे अपने हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, पाई चार्ट इत्यादि जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं हम उसकी यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम इस ग्राफिक्स की यहाँ पे शुरुआत करते हैं और आज देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम अपने बार प्लॉट्स के बारे में हमारे पास आर में क्या क्या है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि हम यहाँ पर आज के लेक्चर में जो भी हमारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कोई भी प्लॉट को तैयार करने के, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। और ये ऑप्शन आप अगर देखेंगे कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में या आगे हम इसके अलावा जो भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं उसमें से सामान्यतः यही हमारे जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ भी यूज़ हो जाते हैं। हाँ, ग्राफिक के हिसाब से उनके अंदर थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा कि किस ऑप्शन की आवश्यकता कहाँ पर है और या उसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः ये जो ऑप्शंस हैं हर ग्राफिक में एक से ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हम जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाने की कोशिश करेंगे आप उसको इस प्रकार से समझिए कि ये ऑप्शन हमारे आर ग्राफिक के अंदर किस प्रकार से कार्य कर रहा है और ये हमारे ग्राफिक को किस जगह पर उसका इफेक्ट डाल रहा है। अगर हम टाइटल लाते हैं तो टाइटल हमारा कहाँ पे आ रहा है, एक्सिस को चेंज करते हैं तो एक्सिस कहाँ पर बदल रही है, और यह देखने की कोशिश करिए कि किस ऑप्शन का प्रभाव, किस ऑप्शन का इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है। और जब ये आपको पता चल जाएगा कि किस ऑप्शन का इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, देन उसके बाद आपको जिस प्रकार का ग्राफिक चाहिए आप उस तरह के ऑप्शन वहाँ पे लिख सकते हैं और आपको आपका मनचाहा पसंदीदा ग्राफिक्स मिल जाएगा। तो चलिए हम इसी तरह के ग्राफिक्स की बात करते हैं और जो हमारे डिफरेंट ऑप्शंस उनको समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे कई सारे उदाहरण लेंगे, उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि ग्राफिक्स हम क्यों यूज़ करें और ग्राफिक्स का क्या कार्य होता है। जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं वो हमारे डेटा के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छिपी होती है यह उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे ही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंसान अगर खुश है या दुखी है तो उसको आप किस प्रकार से हमको लिख करके बताने की कोशिश करेंगे। आपको उसको शायद लिखने के लिए बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम आपको ये पिक्चर यहाँ पे दिखाएं, इसके द्वारा आपको क्या समझ में आ रहा है, ज़रा एक बार सोचिए। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो पहली वाली पिक्चर है इसको देख के लग रहा है कि जो इंसान हमारा खुश है, दूसरी पिक्चर को देख करके लग रहा है कि आदमी जो भी इंसान हमारा वो ठीक है, ना बहुत खुश है ना बहुत दुखी है, और इस तीसरी पिक्चर को देख करके लग रहा है कि जो भी इंसान है वह दुखी है। तो देखिए, ये जो हमारी स्माइलीज़ होती हैं इसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को बहुत आसानी से व्यक्त कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारे ये क्या है, ग्राफिक है, उसी प्रकार से हमारे स्टैटिस्टिक्स में या में आर में ग्राफिक्स होते हैं जो हमारे उस डेटा के अंदर की छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम एक सिंपल सा गोला बनाएं और मैंने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया, इसका मतलब हो गया ये बहुत खुश है, इसको और बढ़ा दिया तो और खुश हो गया, और अगर ऐसे कर दिया तो इसका मतलब कि अब ये बहुत खुश है। तो ये देखिए, हमारा ग्राफिक्स का काम होता है कि जिस बात को हम बड़े लंबे चौड़े ढंग से कहना चाहते हैं और वही बात जो हमारे डेटा के अंदर छुपी होती है, ये ग्राफिक्स को बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में हमको दिखा देते हैं, हमको समझा देते हैं। अब एक सवाल तो ये आता है जो मैंने प्रायः सुना है, लोगों को एक ये भ्रम होता है, मैं उसको भ्रम ही कहूँगा, कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी किसी एनालिसिस में, किसी रिपोर्ट में अगर ज़्यादा ग्राफिक्स देंगे और तो हमारी एनालिसिस ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और उससे हमको ज़्यादा अच्छे इन्फरेंस मिलेंगे। ये गलत है।
एक बहुत सिंपल सी बात है, हर एक एनालिसिस में सही इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालने के लिए जिन जिन ग्राफिक्स की आवश्यकता हो, आपको खाली उतने ही उपयुक्त ग्राफिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, ये कुछ बात वैसे ही है कि कोई अगर इंसान अगर किसी अपनी हेल्थ की समस्या को लेकर के डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बहुत सारी दवा दे देता है और उसमें से बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं होता है, और एक दूसरा डॉक्टर है जो समस्या के लिए जो भी 1 या 2 दवाइयाँ हैं जो अप्रोप्रिएट हैं उन्हीं को देता है, तो आप किस डॉक्टर को अच्छा मानेंगे? वही जो कि जिस दवाई की आवश्यकता है आपको सिर्फ खाली वही देगा। उसी प्रकार से हमारे ग्राफिक्स के अंदर भी है, जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है उसके अंदर जितनी ग्राफिक्स की आवश्यकता हो आप उतने खाली ग्राफिक्स इस्तेमाल करिए। अब जब भी हम अपने ग्राफिक्स की बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं, जैसे 2 डायमेंशनल प्लॉट, 3 डायमेंशनल प्लॉट, स्कैटर डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार प्लॉट, स्टेम लीफ प्लॉट इत्यादि इत्यादि। और इनमें से जो भी हमारे अलग अलग सिचुएशन में जो भी हमारे अप्रोप्रिएट ग्राफ्स होते हैं, आप अगर उनको यूज़ करेंगे तो आपको बेहतर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस मिलेंगे, आपको बेहतर तरीके से डेटा के अंदर छुपी हुई इन्फॉर्मेशन को आप बाहर निकाल पाएंगे। तो आर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स को तैयार करने की कैपेबिलिटी होती है। राइट, जैसे कि हमारे पास बार प्लॉट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ग्रुप बाई प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम इत्यादि बहुत सारे होते हैं जिनको हम बहुत आसानी से अपने इस आर सॉफ्टवेयर में तैयार कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे आपको सारे ग्राफ्स के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे पॉपुलर ग्राफिक्स होते हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पे अवश्य बताने की कोशिश करेंगे, और ख़ास तौर पे जो ग्राफिक्स आपने पहले करके रखे हुए हैं मैं उनको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि उनको किस प्रकार से हमारे आर सॉफ्टवेयर में उनको इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो इसमें से देखिए एक हमारा प्लॉट होता है, उसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि जो भी हम एक्स वाई एक्सिस में जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स दिए होते हैं उनको हम खाली प्लॉट कर देते हैं बस। राइट, तो उससे एडवांटेज क्या हमको होता है कि अगर हमारे पास 2 डेटा का सेट है और उसको अगर मैंने अपनी एक्स वाई एक्सिस पर एक ही स्केल पर प्लॉट करने की कोशिश करूं, और एक डेटा हमारा इस प्रकार से आ जाता है और एक डेटा हमारा इस प्रकार से आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर हमारा पहले नंबर का प्लॉट है और ये दूसरे नंबर का प्लॉट है, तो पहले नंबर के प्लॉट में जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर वेरिएबिलिटी कम है, और दूसरे नंबर के प्लॉट में जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये जो हमारे स्कैटर प्लॉट्स होते हैं ये हमको भिन्न भिन्न प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो इस तरह के स्कैटर प्लॉट को अगर हमको एक यूनिवेरिएट केस में अगर इस्तेमाल करना है तो उसको किस प्रकार से किया जाए। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल का डेटा होता है तो हमारे पास यूनिवेरिएट ग्राफिक्स होते हैं। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल का डेटा होता है तो बाईवेरिएट, उसके बाद में 3 वेरिएबल हैं तो 3 डायमेंशनल ग्राफिक्स हमारे पास होते हैं इत्यादि। राइट, तो आज हम यहाँ पे अभी एक ही वेरिएबल की बात करते हैं, और एक ही वेरिएबल के केस में स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमारा कमांड होता है प्लॉट, PLOT, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा गया है, और उसके बाद हम पैरेंथेसिस में जो अपना डेटा वेक्टर है उसको लिख देते हैं। राइट, अब हम जरा सा इसी बात को आपको समझाने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जहाँ पर मैंने 50 लोगों की हाइट सेंटीमीटर में लिखी हुई है, और जैसे ये 166 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर इत्यादि, और इस डेटा को मैंने हाइट नाम के एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया है। राइट, अब हम देखिए यहाँ पे अपना जो स्कैटर प्लॉट है उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे हमको लिखना होगा प्लॉट और पैरेंथेसिस में लिखना होगा हाइट, जो हमारा डेटा वेक्टर है। अब देखेंगे आप यहाँ पे इसमें देखिए इस तरीके से ये छोटे छोटे बिंदु बन के आ गए, इसको हम बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। और ये क्या है, ये जो हर हमारा डेटा की वैल्यू है, पहला डेटा दूसरा डेटा, इसने उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। राइट, तो अब और यहाँ पे देखेंगे वाई एक्सिस में इसकी रेंज भी दी हुई है और जो भी वेरिएबल है इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम इसी अगर हाइट वाला जो स्कैटर प्लॉट है इसी में कुछ अगर हम परिवर्तन करना चाहें, मान लीजिए कि हमें डॉट्स का जो रंग है उसको हम लाल रंग का करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से किया जाए। हम यहाँ पर एक्सिस में कुछ लिखना चाहते हैं, हम यहाँ वाई एक्सिस में कुछ लिखना चाहते हैं, हम इसका टाइटल होगा वहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं इत्यादि। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम इन कमांड्स के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
राइट। तो उसको किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम यहाँ पर पैरेंथेसिस के बाद उन ऑप्शंस को एक एक करके देते जाते हैं और वो वाला कार्य हमारा यहाँ पे होता जाता है। ये ऑप्शंस कहाँ से आएंगे, ये इन ऑप्शंस को देखने के लिए ज़रा आपको अपनी हेल्प में जा कर के देखना पड़ेगा। राइट। तो आपको देखिए हम यहाँ पे करके दिखाते हैं कि इस बिंदु का रंग लाल कैसे किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे अभी क्या है, ये काले रंग का बिंदु है। राइट, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर है ये इसका डिफ़ॉल्ट है। आप अगर कोई ऑप्शन अगर नहीं देंगे, कोई कलर के बारे में इंफॉर्मेशन आर सॉफ्टवेयर को नहीं देंगे इस ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए, तो यह ब्लैक कलर के जो काले रंग के बिंदु यहाँ पे बनाएगा। राइट। तो अब देखिए मैंने क्या किया, अपना ये जो पहला वाला कमांड था पहले उसको ऐसे ही रखा, प्लॉट हाइट, और यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दे दिया COL अर्थात कलर, और यहाँ पे देखिए मैंने डबल कोट्स में लिख दिया रेड, लाल। तो अब इसमें से क्या होगा, ये जो देखिए जो बिंदु बन के आ रहे हैं, जो आपके पहले काले रंग के बिंदु बन के आ रहे थे, अब ये लाल रंग के हो गए। इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर कोई भी अपना अगर रंग बदलना चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बहुत ही बेसिक स्कैटर प्लॉट बताया जिसके अंदर मैंने खाली इसके बिंदुओं के रंग हैं उनको मैंने बदलने की बात करी। उसी प्रकार से हम आगे कुछ और भी उदाहरण लेंगे और हम अपने डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। राइट। तो चलिए अब हम ज़रा सा पहले अपने इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे करते हैं, और ये देखिए मैंने यहाँ पर हाइट का डेटा अपना यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हम देखिए यहाँ पे जब हम करेंगे प्लॉट हाइट, तो देखिए क्या होगा, देखिए ये राइट हैंड साइड में आपका ये ग्राफ बन के आ गया। इस ग्राफ की विंडो को हम इस प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम जो भी अपना कमांड इस विंडो में यहाँ पर देंगे, इस विंडो में अपना कमांड लिखेंगे और जो हमारा ग्राफ है ये हमारा इस विंडो में आएगा। तो इसमें से जो भी हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन करेंगे वो आपको साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास इसी कमांड में मैंने ऐड किया कलर इज़ इक्वल टू रेड। अब हम देखिए जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे आपको यहाँ पे जो भी हमारे बिंदु का देखिए रंग कैसा हो जाएगा, देखिए लाल हो गया। और इसी को मैंने अगर कर दिया ब्लू, तो देखिए किस प्रकार का हो गया, देखिए ये ब्लू हो गया। राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे अपने एक और प्लॉट की बात करते हैं जो हमारा है बार प्लॉट। देखिए ये बार प्लॉट तो आपको मालूम है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा। ये जो बार प्लॉट होता है ये हमारे डेटा की एब्सोल्यूट या जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती है उसको दिखाता है, और इसीलिए इसको हम खाली जब हमारा जो डेटा किसी कैटेगरिकल वेरिएबल पर होता है तभी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। राइट। और इसमें से क्या होता है कि हर एक कैटेगरी के लिए हमारी ये एक वर्टिकल बार दिखा देता है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि आपको याद होगा एक हमने उदाहरण लिया था जहाँ पर हमने मेल और फीमेल लोगों को लिया था और मैंने देखा था कि जो मेल की फ्रीक्वेंसी थी वो थी 7 और फीमेल की फ्रीक्वेंसी थी 3। तो अगर उसी फ्रीक्वेंसी को आप अगर यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये यहाँ कहीं 7 पे आएगा, ये कहीं 3 पे आ जाएगा। तो ये जो बनी है बार, ये हमारी इस मेल और फीमेल की जो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है उसकी हाइट दिखाने की कोशिश कर रही है, और अगर हम यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे तो ये इस जगह पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। उसी प्रकार से आपको याद है एक हमने और उदाहरण लिया था जहाँ पे हमने देखा था कि हमारा एक रेस्टोरेंट है जिसकी 3 डायरेक्शंस में उसकी ब्रांचेस है, वहाँ से हमारा फूड डिलीवर होता है। तो उसमें कहता है डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसको भी आप इस बार के माध्यम से आप दिखा सकते हैं। तो ये हमारा बार डायग्राम होता है। तो बार डायग्राम में ख़ास बात क्या है कि ये जो बार की हाइट होती है ये हमारी उसकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, और ये हमको वाई एक्सिस पर दिखाई जाती है। तो क्या होगा कि जिस कैटेगरिकल वेरिएबल की बार की हाइट ज़्यादा होगी अर्थात उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो इस प्रकार के बार प्लॉट को हम किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में तैयार करेंगे इसके बारे में देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम अपने बार प्लॉट की बात करें तो बार प्लॉट में देखिए पहली बात तो आपको यही समझना है कि बार प्लॉट में जो इनपुट डेटा क्या होगा। बार प्लॉट को आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर तैयार करते हैं, अर्थात कि अगर आपको रॉ डेटा दिया हुआ है, जो भी ओरिजिनल डेटा दिया हुआ है उसको पहले आपको टेबुलर फॉर्मेट में टेबल कमांड के द्वारा उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद आप उसमें से बार प्लॉट को तैयार करने की कोशिश करेंगे। राइट। और उसमें से भी 2 ऑप्शन होते हैं कि आपका जो बार प्लॉट है उसको आप एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के
टर्म्स में बनाना चाहते हैं या आप उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आप बनाना चाहते हैं। तो जो हमारा बार प्लॉट बनाने का कमांड होता है वो होता है BARPLOT। और उसके बाद हमारा जो फ्रीक्वेंसी का डेटा होता है एक्स, जिसको मैंने किसी डेटा वेक्टर में अगर स्टोर करके रखा है और नहीं किया हुआ है तो उसको टेबल कमांड के द्वारा यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसको देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे होता है एक होता है विड्थ। तो विड्थ के द्वारा हम अपने जो बार की विड्थ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर स्पेस, अर्थात दो बार्स के बीच में स्पेस किस प्रकार से होनी चाहिए इत्यादि। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसकी बार प्लॉट का जो हेल्प है वहाँ पे देखने की कोशिश करिए। और अब अगर मान लीजिए कि अगर x अगर आपका सिंपल डेटा वेक्टर है तो ये बार प्लॉट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बार प्लॉट। और उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि बार प्लॉट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज का बने तो आपको पैरेंथेसिस में लिखना होगा टेबल x। आपको याद होगा कि टेबल कमांड के द्वारा आप अपने डेटा की फ्रीक्वेंसीज़ को निकाल सकते हैं। और उसी तरीके से अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर अपने बार प्लॉट को तैयार करना है तो आप लिखेंगे बार प्लॉट और फिर पैरेंथेसिस में जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने का जो एक्सप्रेशन था, यहाँ पे आपने टेबल और लेंथ ऑफ द डेटा वेक्टर से डिवाइड कर दिया था, उसको लिख देंगे। तो यहाँ से जो भी आपको बार प्लॉट मिलेगा वह आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिलेगा, राइट। उसके अलावा आप अगर इसके हेल्प मेन्यू में आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कितनी सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल हो जाती हैं, जैसे बार प्लॉट, हाइट, इस यहाँ पे इसकी विड्थ है जो बार प्लॉट की, ये कंट्रोल हो जाएगी। दो बार्स के बीच में कितनी स्पेस है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो उनके आप नाम लिखेंगे बार्स के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके ग्राफिक्स का लीजेंड होगा आप उसको बदल सकते हैं, राइट। बिसाइड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को कंट्रोल कर सकते हैं, डेंसिटी को दे सकते हैं, एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को तैयार कर सकते हैं। जो उसका मेन हेडिंग होती है उसको आप मेन के द्वारा दे सकते हैं, सब के द्वारा आप उसकी सब हेडिंग उसको दे सकते हैं। एक्स लैब के द्वारा और वाई लैब के द्वारा आप जो एक्स और वाई एक्सिस पर अपने टाइटल्स हैं उनको दे सकते हैं। एक्स लिम और वाई लिम के द्वारा अब आप अपनी एक्स और वाई एक्सिस पर जो लिमिट्स दी हुई हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से एक्स पैड, लॉग, एक्सिस, एक्सिस नेम, आप देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट, जिसके द्वारा आप अपने इस ग्राफिक्स के हर एक पार्ट को, हर एक पैरामीटर को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, पहली बार में आपको इनको एक बार पढ़ के समझना बहुत आवश्यक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा वेक्टर लेकर के मैं उसमें बार प्लॉट को तैयार करने की कोशिश करूँगा और धीरे धीरे करके हम इसमें से कुछ हमारे जो पॉपुलर ऑप्शन हैं मैं इनको यहाँ पे यूज़ करता जाऊँगा, राइट। तो चलिए हम अपना पहला उदाहरण लेते हैं और ये उदाहरण हमारा यही है जो हमने पिछले लेक्चर में कंसीडर किया था कि हमारे पास 10 लोगों का डेटा है और उसमें से उनको मैंने मेल और फीमेल दो कैटेगरीज़ में बांट दिया है और मेल कैटेगरी को 1 के द्वारा और फीमेल कैटेगरी को 2 के द्वारा दिखाने की कोशिश करी है। तो ये जो हमारा डेटा है 1 2 1 2 करके ये देखिए ये आ गया और यहाँ पे हमने इस डेटा को अपने एक वेरिएबल में जिसका नाम है टेंडर, इसके अंदर स्टोर कर दिया है। तो देखिए आपको ये डेटा इस प्रकार का हो गया। अब आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरीज आपकी इसकी होंगी, एक है मेल एक है फीमेल। तो एक कुछ इस प्रकार का आपका डेटा आ जाना चाहिए, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, राइट। तो अब हम जरा से यहाँ पे बार प्लॉट तैयार करने की कोशिश करते हैं और हमने कमांड दिया बार प्लॉट BARPLOT और पैरेंथेसिस में दे दिया जेंडर और उसके बाद देखिए आपको ये आउटकम मिल गया। क्या आपको यही चार्ट चाहिए था? आपको इसी प्रकार के बार प्लॉट की उम्मीद थी? जरा सा सोचिए कि आप जो करना चाहते थे क्या आर सॉफ्टवेयर ने वही कार्य किया है? आपने तो सोचा था कि यहाँ पे हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं मेल और फीमेल, तो यहाँ पे 2 हमारे पास बार्स आनी चाहिए क्योंकि आपने ये पढ़ के रखा हुआ है कि हर एक जो हमारा कैटेगरी होती है वो एक बार के द्वारा दिखाई दी जाती है। तो यहाँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैटेगरीज आ गई। ये कहाँ से आ गई? अब ज़रा सा सोचिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारा बार प्लॉट होता है ये क्या करता है, ये हमारे डेटा की फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता है, ना कि डेटा को। आपने यहाँ पे, बल्कि आपने नहीं, मैंने यहाँ पे गलती करी है और यहाँ पर मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी की जगह जो ओरिजिनल डेटा है उसको दे दिया है। अगर हम इस डेटा की जगह इसका अगर हम एक टेबल कमांड के द्वारा यूज़ करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लें और उस फ्रीक्वेंसी को अगर यहाँ पे देंगे तो हमको यहाँ पे 2 ग्राफिक्स मिल जाने चाहिए। देखिए ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है।
ये मैंने गलती यहाँ से जान करके करी है, ये आपको दिखाने के लिए कि मैंने गलती करी, कोई बात नहीं, लेकिन आप मत करिएगा। और जब भी आप ऐसा करें तो देख लीजिए कि आपको ग्राफिक्स का जो इनपुट है वो किस प्रकार से देना है। बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे जहाँ पर आपको खाली वेरिएबल का नाम देना होता है और वह सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उस वेरिएबल के अंदर छुपे हुए डेटा को पहले फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद में प्लॉट कर देते हैं। लेकिन आर ऐसा नहीं कर रहा है। आर के अंदर आपको अपना बार प्लॉट बनाने के लिए आपको इसको टेबल के फॉर्म में डेटा देना होगा, जो का देखिए हम यहाँ पे करते हैं। पहले मैंने ये देखिए यूज़ किया टेबल जेंडर। इसने मुझे 2 कैटेगरी दे दी, 1 और 2, जिसके अंदर हमारी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है 7 और 3, राइट। अब हमने इस डेटा का मैंने बार प्लॉट बनाया। तो देखिए मैंने ये जो कमांड था टेबल जेंडर, ये मैंने यहाँ पे लिखा टेबल जेंडर और फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने बार प्लॉट। अब देखिए जो आपको यहाँ पे ये जो ग्राफिक मिला है ये आपको दिखा रहा है कि जो आपको चाहिए था। पहली कैटेगरी देखिए ये हो गई कैटेगरी 1 और ये आपकी हो कैटेगरी 2। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी 7 पर है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कहाँ पे है, 3 पर है। तो अब अगर देखिए अगर तो ये क्या है, ये जो 7 है ये यही तो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है और ये 3 क्या है, ये इसी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। और ये जो कैटेगरी है 1, ये कौन सी है, ये यही कैटेगरी है। और ये जो कैटेगरी है 2, ये देखिए यहाँ पर दी हुई है। तो आपने देखा कि ये जो हाइट भी हमारी है ये हमारी इस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप इस बार प्लॉट को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की जगह आप अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहते हैं तो देखिए आपको बस यहाँ पे आपका ये टेबल में आप जेंडर को आप अगर लेंथ ऑफ द जेंडर से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। कैटेगरी हो गई 1 और 2 और उनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैटेगरी 1 की हो गई 0.7 और कैटेगरी 2 की हो गई 0.3। और जब इस डेटा को आप अगर यहाँ पे इनपुट करने की कोशिश करेंगे बार प्लॉट के अंदर तो आपको देखिए ये बार प्लॉट मिल जाएगा, जहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 0.7 और देखिए यहाँ पे कितना है 0.3। तो ये जो 0.7 है ये इसको दिखा रहा है, 0.3 ये इसको दिखा रहा है और ये जो कैटेगरी 1 और 2 हैं ये आपकी ये कैटेगरी को दिखा रही हैं 1 और 2 को। तो आप अगर देखेंगे अब यहाँ पर ये जो हाइट दी हुई है ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो देखिए ये आपने बहुत आसानी से आपने ये देखिए तैयार कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इन्हीं ग्राफ्स को ज़रा हम अपने आर कंसोल में तैयार करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम अपना जो जेंडर का डेटा है उसको हम कॉपी कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद में फिर हम अपने ये दोनों ग्राफ्स बनाएंगे। देखिए ये आपका जेंडर का डेटा हो गया, ग्राफ पहले वाला हमारा है। अब हम यहाँ पे देखिए बनाते हैं आपको बार प्लॉट काहे का, जेंडर का। देखिए इसने आपको ये बार चार्ट दे दिया, ये तो गलत है, राइट। आपको क्या करना है, आपको जेंडर में का जो डेटा है इसको आपको टेबल के फॉर्मेट में देना है, राइट। तो देखिए जैसे ही आपने किया इसने आपको यहाँ पर 1-2 एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वाली हाइट की बार्स बना दी। तो देखिए ये हो गया 7, ये आपका हो गया 3। और इसी प्रकार से आप अपनी ये जो आपकी बार प्लॉट है जहाँ पे आप अपनी इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना चाहते हैं तो आपने इसी को आपने देखिए यहाँ पे जेंडर से डिवाइड कर दिया। तो देखिए जो आपको वैल्यू मिली देखिए इस प्रकार से मिल गई। जो आपकी यहाँ पे ये सारी वैल्यू अब प्रपोर्शन के फॉर्म में आ गई 0 और 1 के बीच में। और देखिए इनकी हाइट आपकी हो गई 0.7 पहली बार की और दूसरी बार की जो हाइट हो गई आपकी 0.3 हो गई। तो आपने देखा कि ये देखिए बहुत ही आसान काम है इन प्लॉट्स को तैयार करना। बस आपको ये देना है कि आपको सही तरीके से आपको इनको आप जो उसका कमांड है आप उसको सही प्रकार से दीजिए, राइट। तो अब आपने देखा कि ये हमारा बहुत ही एक बेसिक डिफ़ॉल्ट बार प्लॉट है जो हमको आर बना करके देता है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और इसके अंदर हम अपना बार प्लॉट बनाएंगे और साथ में हम इसमें से हमारे डिफरेंट जो हमारे ऑप्शंस हैं हम उनको यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। और एक एक ऑप्शन को ऐड करते हुए हम आपको यह दिखाना चाहेंगे कि जब भी हम कोई ऑप्शन को ऐड करते हैं तो उसके बाद उस ग्राफ में क्या परिवर्तन होता है। और आपको भी यहाँ पे इसी बात का ध्यान देना है कि जिस प्रकार से हम अपने ऑप्शन में कुछ एक एक करके एडिशन करते जाएंगे उस हमारे बार प्लॉट में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है वो आपको उस ऑप्शन का कार्य दिखाएगा। और उसके बाद जब आपको उसका कार्य समझ में आ जाएगा, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप उस ऑप्शन को अपने तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल को लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में लिया था। यहाँ पर हमने देखा था
कि हमारे एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट की 3 ब्रांचेज़ हैं। एक हमारी है ईस्ट में, एक वेस्ट में और एक सेंट्रल में, जिसको मैंने 1, 2 और 3 संख्याओं से इंडिकेट किया हुआ है। और इनके अंदर हमारा जो भी इस पिज़्ज़ा का ऑर्डर कहीं पर एक जगह पे आता है और वहाँ से वो देखते हैं कि पिज़्ज़ा की डिलीवरी उनके किस रेस्टोरेंट से जल्दी हो सकती है, उसकी बेसिस पर वो उस ऑर्डर को पकड़ा देते हैं, राइट। और उसके बाद में उसको पकड़ाने के बाद में उसकी डिलीवरी उस वाले हमारे रेस्टोरेंट से हो जाती है, राइट। उसी का जो डेटा हमारा देखिए, ये मैंने यहाँ पे 1121 के फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये जो 123 है, ये हमारे इनके जो रेस्टोरेंट के जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, ईस्ट पर है 1, वेस्ट पर है 2 और सेंट्रल पर है 3, उनको ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने इस डायरेक्शन डेटा से हम अपना बार प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपने कमांड लिखा बार प्लॉट और पैरेंथेसिस में लिख दिया डायरेक्शन। तो देखिए ये ग्राफ बन के आएगा। ये तो गलत है ना, ये तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन के डेटा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में देना है, या तो एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना डायरेक्शन की जगह टेबल डायरेक्शन की बात करते हैं और अपने यहाँ बार प्लॉट के अंदर टेबल डायरेक्शन को देते हैं। तो देखिए ये आपको एक बार प्लॉट बन के आ जाएगा, जहाँ पर ये आपकी है डायरेक्शन 1, ये डायरेक्शन 2, ये डायरेक्शन 3, और जो भी इनकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है, राइट। तो ये आपका देखिए जो डिफ़ॉल्ट एक बार प्लॉट बन के आता है वह ये है। अब हम एक काम करते हैं, इसी बार प्लॉट के अंदर हम यहाँ पर अपने भिन्न भिन्न ऑप्शंस को ऐड करते जाएंगे, और साथ ही आपको हम जो हमारा ग्राफ है, जो हमारे स्क्रीनशॉट का मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, उसके द्वारा हम आपको उस ग्राफ के अंदर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब हम इस कार्य को पूरा कर लेंगे, उसके बाद हम आपको इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे। आपको यहाँ पे यही समझना है कि जिस प्रकार से हम अपने परिवर्तन कर रहे हैं, वो हमारे आउटकम को किस प्रकार से चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही में आप अगर यहाँ पर अपना जो भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी इस बार प्लॉट को बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान काम है। आपने यहाँ पे टेबल डायरेक्शन के डेटा को अपने लेंथ डायरेक्शन के डेटा से डिवाइड कर दिया, तो जो भी देखिए बार प्लॉट मिलेगा वो आपको यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में मिल गया। अब हम इसके अंदर एक एक ऑप्शन ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपना एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी वाला कर्व लेते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसमें से सबसे पहले मेरा एम ये है कि मैं ये प्लॉट ऐसा चाहता हूँ कि जो पहली बार हमारी है ये रेड कलर की हो जाए, दूसरी हमारी ग्रीन कलर की हो जाए और तीसरी बार हमारी ब्लू कलर की हो जाए। तो यह कार्य किस प्रकार से किया जाए, तो उसके लिए जैसा आपने देखा था पिछले एग्जाम्पल में, हमने एक ऑप्शन लिया था COL कलर, राइट। तो उसी ऑप्शन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं COL इज इक्वल टू, लेकिन अब हमारे पास 3 अलग अलग कलर हैं। तो अब आप यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में, डबल कोट्स में रेड, ग्रीन और ब्लू। और जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो उसने देखा कि आपको उसने जो ऐसा ग्राफ दे दिया, जो आपका पहले तो ये था और उसके बाद में अब ये रेड, ग्रीन और ब्लू में स्क्रीनो बार के कलर बदल गए, राइट। उसके बाद में अब हम एक और हमारी इच्छा है कि हम अपने इस ग्राफ में यहाँ पर एक टाइटल देना चाहते हैं और हम लिखना चाहते हैं कि डायरेक्शंस ऑफ फूड डिलीवरी। तो इस प्रकार के मेन टाइटल को ऐड करने के लिए हमारे यहाँ पे कमांड होता है मेन, MAIN। अब आप देखिए ये वाला जो हमारा कमांड पहले वाला ही है, उसमें से मैंने खाली ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है इसको मैंने खाली ऐड किया है। तो ये क्या हो गया, मेन इज इक्वल टू डायरेक्शंस ऑफ फूड डिलीवरी। और जैसे ही आपने एग्जीक्यूट किया, ये देखिए अपने आप से ये यहाँ पे इस ग्राफ में जो आपने पहले बनाया था इसके अंदर ये देखिए टाइटल ऐड हो गया, राइट। उसी प्रकार से आप अगर मान लीजिए यहाँ पर एक आप लीजेंड बनाना चाहते हैं, अर्थात कि जैसे आपको ये दिखाना है कि ये जो लाल रंग है ये क्या दिखा रहा है, ग्रीन कलर क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर क्या दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि जैसे ये लाल कलर है ये DIR 1 है, डायरेक्शन 1 है, ग्रीन कलर आपका DIR 2 है अर्थात डायरेक्शन 2 है, और जो ब्लू कलर है ये आपका DIR 3 है जो डायरेक्शन 3 को दिखा रहा है। तो इस कार्य को करने के लिए हमारे पास देखिए कमांड होता है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया legend.text, LEGEND.text, और उसके बाद मैंने डेटा वेक्टर में हमको
इन 3 बार्स के लिए जिन जिन लीजेंस को दिखाना था उसके मैंने नाम लिख दिए। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दिया dir1, dir2 और dir3, और जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसने देखिए यहाँ पर आपको ये लीजेंड टेक्स्ट ऐड कर दिया। और यही देखिए पहले वाले कमांड में यहाँ पे कुछ नहीं था, राइट। तो देखिए ये इसमें से इस ऑप्शन के द्वारा आपने यहाँ पे अपना लीजेंड टेस्ट भी ऐड कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसी वाले ग्राफ में जो हमने अभी तैयार किया है वहाँ पे ज़रा हम इस ग्राफ का एक सब टाइटल है उसको जहाँ पे ऐड करना चाहेंगे। ये है हमारा 3 डायरेक्शंस। तो इसको ऐड करने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर एक कमांड ऐड कर दिया, सब इज इक्वल टू डबल कोट्स में 3 डायरेक्शन। जो भी मुझे ऐड करना हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और देखिए जब मैंने एग्जीक्यूट किया इस कमांड को तो देखिए ये हमारा ग्राफ बन के आ गया, जहाँ पर ये लाइन हमारी यहाँ पे प्रिंट होकर के आ गई, राइट। उसी प्रकार से अब अगर हम अपने इसी ग्राफिक में जो हमने अभी यहाँ पर ये निकाला है इसके अंदर हम एक्स और वाई एक्सिस पर एक हेडिंग में डालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं फूड डिलीवरी डायरेक्शंस। ये हमारा एक्स एक्सिस पर टाइटल होगा और वाई एक्सिस पे हम डालना चाहते हैं नंबर ऑफ़ डिलीवरीज। तो मैंने देखिए क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स लैब और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिख दिया फूड डिलीवरी डायरेक्शंस, जो देखिए ये यहाँ पर आ गया। और उसके बाद मैंने लिख दिया वाई लैब इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ डिलीवरीज, और जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए ये वाई एक्सिस पर आ गया। तो अब आप देख रहे हो कि एक्स और वाई एक्सिस पर अपने टाइटल को देने के लिए भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, राइट। तो इसी प्रकार से आप अपने इन भिन्न भिन्न तरीके के जो भी ऑप्शंस हैं आप इनको अगर यूज़ करते जाएंगे तो आपको अपने ये भिन्न भिन्न प्रकार के ग्राफिक्स मिलते जाएंगे, और ग्राफिक्स का हर एक जो भी एस्पेक्ट है वो आपके कंट्रोल में है। तो चलिए अब ज़रा सा इसी कार को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। और सबसे पहले ज़रा हम अपने इस डेटा को यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये देखिए डेटा आपका क्या हो गया, डायरेक्शन, राइट। अब हम ज़रा सा यहाँ पे इसी डायरेक्शन डेटा पे हम अपना बनाते हैं बार प्लॉट। तो देखिए आप जैसे ही बार प्लॉट करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा जो आपको नहीं चाहिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है टेबल। तो जब आप टेबल को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 और डायरेक्शन 3 तीनों के आपके यहाँ पे देखिए ये 3 जो आपकी ये है बार्स बन के आ गई। उसी प्रकार से आप अगर अब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हाँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला आप निकलना चाहेंगे तो खाली आपको इसको लेंथ से डिवाइड करके निकल आएगा, राइट। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी ग्राफ में रंग कैसे ऐड किए जाए। तो देखिए मैंने कमांड दे दिया था अपना जो मेरा कमांड था रेड ग्रीन ब्लू वाला, COL इक्वल टू दिस। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले बार में रेड, दूसरे में ग्रीन और थर्ड में ब्लू कलर ऐड हो करके आ गया। इसके बाद में मैंने इसी प्लॉट में मैंने जो अपनी मेन टाइटल है कि डायरेक्शन ऑफ फूड डिलीवरी, मैंने उसको ऐड करने की कोशिश करी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पे परिवर्तन होगा। मैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आर कंसोल में मैं अपना कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ और वाई परिवर्तन हो जाता है कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फूड डिलीवरी आ गया, राइट। उसके बाद हम इसमें से एक और चेंज करते हैं कि यहाँ पर हम अपने यहाँ पे जो अपना लीगेंड है उसको हम डालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये लीगेंड आपका यहाँ पर बन के आ गया, राइट। उसके बाद में हम इसमें से यहाँ पर अपने इस जो भी सब टाइटल है हम उसको ऐड करने की बात करते हैं। देखिए ये आपका लीजेंड यहाँ पे बन गया 3 डायरेक्शंस। और उसके बाद में हम अपने जो भी एक्स और वाई एक्सिस पर जो टाइटल्स देने की बात करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या कमांड आ गया, देखिए इस प्रकार का आ गया। देखिए यहाँ पे एक्सिस पे आ गया फूड डिलीवरी डायरेक्शन और वाई एक्सिस पे आ गया नंबर ऑफ़ डिलीवरीज, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा कमांड लिया है बार प्लॉट, और उसके अंदर मैंने आपको भिन्न भिन्न तरह की चीज़ों को ऐड करके दिखाने की कोशिश करी है। और ये तो आपने देखा है कि कोई भी आप अगर ग्राफिक अपना तैयार करते हैं तो ये तो उसके मूल चीज़ें होती हैं कि आपको उसका टाइटल लिखना है, एक्सिस पर उसका टाइटल लिखना है, मेन टाइटल लिखना है इत्यादि। मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह का ग्राफ आपको पहले से मालूम था उसी ग्राफ को मैंने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से तैयार किया है। अब जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस को ऐड करने की कोशिश करी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमारे पास इतने ही ऑप्शंस हैं। हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको हेल्प मेन्यू के द्वारा मालूम पड़ेंगे। अब हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उन हेल्प मेन्यूज़ में से एक ऑप्शन को आप लीजिए और अपने ग्राफ में ऐड करिए और देखिए उससे होता क्या है।
जब आप यह देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन को ऐड करने से ये कार्य हो रहा है और इसका इफेक्ट ऐसे होता है। तो फाइनली आपको जिस तरह का ग्राफ चाहिए, आप उन एक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उनसे जो संबंधित हमारे ऑप्शंस हैं, आप उनको चूज़ कर लेंगे। और दूसरी बात तो ये है कि मैंने आपको जो जो यहाँ पे कमांड्स बताए हैं, ये प्रायः आप आगे देखेंगे कि हम जो जो यहाँ पे ग्राफिक्स कंसीडर करने वाले हैं, ये सभी में काम आएंगे। हाँ, ये आवश्यक है कि किस ग्राफ में किस कमांड की आवश्यकता होती, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की मैंने जो हमारे खास कमांड हैं, जैसे COL, सब, XLab इत्यादि, उनको ज़रा समझने की कोशिश करिए कि वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके अंदर आप अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तो वो किस प्रकार से आपके ग्राफ्स को परिवर्तित करते हैं। और ये आपको जो प्रैक्टिस है, हम अगले लेक्चर में जिन ग्राफ्स को करने वाले हैं उसमें आपको ये बहुत सहायता करेंगे। साथ ही आपको ये भी देखना है कि कौन सा ग्राफ किस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बात बताई आपको बार प्लॉट की, ये हमारा जो कैटेगरिकल वेरिएबल है सिर्फ वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे डेटा हमारा कैटेगरीज़ के फॉर्म में है। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस अगर डेटा अगर है तो उसमें क्या करेंगे, तो ये सारी बातें हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ मिलने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।